और चलिए अब बात करते हैं अनवर डकैत की, भगोड़े अनवर कादरी की, जिसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ी जानकारी, अनवर कादरी ने नेपाल में फरारी काटी थी। केरल, हैदराबाद और दार्जिलिंग में छिपा हुआ था अनवर कादरी। दूसरी पत्नी के साथ अलग अलग जगहों पर अनवर कादरी रह रहा था। ये बड़ी जानकारी। नेपाल से हुलिया बदलकर इंदौर में सरेंडर करने के लिए अनवर कादरी आया था। फरारी के दौरान मदद करने वालों को भी पुलिस आरोपी बनाएगी। वाणगंगा थाना पुलिस अब अनवर कादरी से पूछताछ कर रही है, जिसमें यह बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि अनवर कादरी फरारी के दौरान नेपाल में था। वो कई राज्यों में घूमते हुए नेपाल पहुंच गया था और अपनी दूसरी पत्नी के साथ फरारी काट रहा था। और इस वक्त हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पुनीत, और क्या ताजा जानकारी अभी तक अनवर से पूछताछ के दौरान निकलकर सामने आई है? बिल्कुल, देखिए रिमांड मिला है 6 दिन का और उसके तहत पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है अनवर कादरी से। प्राथमिक पूछताछ में तो यही जानकारी सामने आई है कि अनवर कादरी ने कहां पर फरारी काटी थी। इसमें यह पता चला है कि वो सबसे पहले इंदौर से केरल पहुंचा था। केरल में उसकी दूसरी पत्नी रहती है, वहां से उसे साथ में लिया। उसके बाद हैदराबाद, दार्जिलिंग, सिक्किम और नेपाल तक पहुंच गया था। इतने दिनों से वो नेपाल में छिपा हुआ था। जैसा कि शुरुआत से ये जानकारी सामने आ रही थी कि अनवर कादरी नेपाल जा सकता है, तो वो नेपाल में था। और जब दबाव बना उस पर कि संपत्तियां कुर्क हो सकती है, बेटी लंबे समय से जेल में बंद है और पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है, तो वो खुद वेश बदलकर नेपाल से ही निकला था। देखिए, उसने अपने बाल कटवा लिए थे, अपना क्लीन शेव कर लिया था और वकील का ड्रेस पहनकर कल कोर्ट में सरेंडर हो गया। कोर्ट में पेश होने के बाद उसे रिमांड पर भेज दिया गया है। वाणगंगा पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन बिल्कुल, यानी समझा जा सकता है कि अब पूछताछ में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो रखे हैं। लेकिन इस पूछताछ को लेकर और अनवर कादरी को लेकर आकर पुलिस क्या कह रही है, जरा सुन लेते हैं। रिपोर्ट दिखाई दी थी। इसमें जो 2 आरोपी थे उनके द्वारा नाम बताया गया। तो आपराधिक षड्यंत्र में अनवर कादरी का नाम आया था। 2 केसेज में ये वांटेड था और इसी तारतम्य में इसकी लगातार तलाश की जा रही थी। इसमें लगातार टीमें इसका पीछा कर रही थी। सिक्किम में भी हमारी टीम गई थी, हैदराबाद में भी हमारी टीम थी और इसके अलावा मैं आपको बताऊं 8 दिन तक हमारी टीम नेपाल में थी और अभी ये सरेंडर किया है। टीम अभी भी नेपाल में, जिससे जो कल ही इसको बता दिया गया था, नेपाल से रवाना हो गई। लुकआउट सर्कुलर इसका जारी हो गया था, इसलिए विदेश भागने की संभावना इसकी बिल्कुल नहीं थी। और ऐसी स्थिति में इसके लगातार परिजनों पर भी पूछताछ की जा रही थी, दबाव बनाया जा रहा था। तो पुलिस के दबाव के चलते फिर उसने कल सरेंडर कर दिया। तो दबाव के चलते सरेंडर अनवर कादरी ने कर दिया, ये पुलिस कहती हुई नजर आ रही है। लेकिन पुनीत, लव जिहाद में फंडिंग के मामले को लेकर अभी और कड़ाई से पूछताछ होना बाकी है। कितना बड़ा नेटवर्क था, कब से ये नेटवर्क चलाया जा रहा था, कहां से पैसा आता था, किन किन लड़कियों को अभी तक जाल में फंसाया था, ये भी चौंकाने वाले खुलासे होंगे पूछताछ में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, जब प्राथमिक पूछताछ की गई और उनसे कहा गया कि वो लव जिहाद के लिए फंडिंग करता है, तो साफ मुकर गया। लेकिन जो 2 आरोपी है जिन्होंने कबूल किया था कि अनवर कादरी ने उन्हें फंडिंग की है लव जिहाद के लिए, जब उनके सामने अनवर कादरी को बिठाया गया तो फिर उसकी बोलती बंद हो गई। फिर उसने कुछ भी बोलना से मना कर दिया। लेकिन जो दोनों आरोपी थे लव जिहाद फंड के, उन दोनों ने कबूल किया है कि अनवर कादरी ने ही उन्हें फंडिंग की थी और इस वजह से वो लव जिहाद फैलाने में लगे हुए थे। तो देखिए, अनवर कादरी कितना शातिर है, इसका भी अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। इसके अलावा इन बातों का भी खुलासा होगा कि उसका नेटवर्क कहां तक है, क्या उसे विदेशी फंडिंग की जा रही थी लव जिहाद फैलाने के लिए, और कौन कौन लोग इस गिरोह में शामिल है, और अब तक कितनी लड़कियों को इन्होंने लव जिहाद में फंसाया है। इन सब बातों तो ये तमाम चीजें जो हैं वो अब धीरे धीरे पूछताछ के दौरान निकलकर साफ होती हुई नजर आने वाली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए पुनीत।